टेस्ट में चैप्टर में खत्म हो गया। तो पहली क्लास है आप लोगों की, मोस्ट वेलकम। और जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, उन लोगों का भी वेलकम है। तो आज सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग 12th फिजिक्स जो पहली क्लास है आप लोगों की, क्या करने वाले हैं हम इसमें, और जो पूरे सेशन के अंदर आप लोग के चैप्टर होंगे अपने नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। और पहले यूनिट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला ही यूनिट है। और इस यूनिट में सबसे खास बात क्या है बेटा, ये आपके 60% ऑफ फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। पूरे 12th के फिजिक्स को अकेला चैप्टर 60% रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो पहले सारे वेटेज बता रही हूँ आपको यूनिट्स के, 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं। आप लिख पहले ही पेज की लिस्ट बना लें आप लोग भी, और फिर हम इसका डिवीजन करेंगे। सारे टॉपिक्स को पहले हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करते हैं और फिर बाकी आगे करेंगे। तो पहला जैसे यूनिट है आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके फर्दर डिवीजन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। दूसरा यूनिट आप लोगों का होता है इलेक्ट्रिक करंट। थर्ड यूनिट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और फोर्थ यूनिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। और फिफ्थ यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर तुम लोगों का फर्स्ट जो बुक है एनसीईआरटी का वो एंड हो जाता है। उसके बाद सिक्स यूनिट शुरू होती है, काफी लार्ज है ये, ऑप्टिक्स, जिसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। सेवेंथ यूनिट डुअल नेचर ऑफ एटम्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। और नेक्स्ट यूनिट होती है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और लास्ट होती है बेटा सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। जल्दी से हम एक बार ये समझ लेते हैं कि इन लोगों का, इन जो यूनिट्स का क्या एक्चुअल में वेटेज है, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनता है वो बनेगा यूनिट वाइज, ठीक है। और आप लोगों को स्कूल में अभी चैप्टर्स वाइज बना सकते हैं, बट बोर्ड का पेपर यूनिट वाइज ही सेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट 8 मार्क्स की है और ये वाला यूनिट भी 8 मार्क्स का है। लेकिन अभी क्या कर दिया, 8 का नहीं इसको 7 का कर दिया है। और बोर्ड ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके अब एक यूनिट बना दी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये 8 मार्क्स का आता था, बट अब टोटल आपको इनसे 15 मार्क्स का मिलेगा। उससे आपकी थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है और बोर्ड्स के लिए आसान हो जाता है कि दोनों में से किसी में इंटरनली वो कितने भी पार्ट का डाल सकता है टॉपिक। और ये वाला 8 मार्क्स का है, इधर ये भी 8 मार्क्स है बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। और फिर से उसने सेम कर दिया है कि 7 इन दोनों को कंबाइन करके 16 मार्क्स का आपकी इंटरनल चॉइस खत्म हो जाती है। अब हो सकता है कि मूविंग चार्जेस से वो 10 मार्क्स का दे दे और यहाँ से 6 मार्क्स का है, या फिर ऐसा कर सकता है कि यहाँ से 10 मार्क्स का दे दे और यहाँ से कम का दे। तो उससे क्या होगा कि आप अलग अलग तो उनके वेटेज फिक्स्ड है, लेकिन अब कंबाइंड कितने का पूछा जाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 नंबर का आता है बोर्ड में, लेकिन अब उसने उसे 14 मार्क्स के साथ कंबाइन कर दिया ऑप्टिक्स के साथ, ताकि स्टूडेंट उसे मिस ना करे। और टोटल आपसे 17 मार्क्स के दोनों यूनिट पूछे जाएंगे। ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है। ये सेकंड यूनिट है बेटा और ये थर्ड यूनिट बना दिए, मतलब यूनिट्स उन्होंने कम कर दिए। अभी 2 साल से ये चेंजेस हुए हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन 4 मार्क्स का पूछा जाता है, और एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये आप लोगों से टोटल 6 मार्क्स का आता है इसमें से, और सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स 7 मार्क्स। तो ये मैंने आपको यूनिट वाइज बताया। फिर से उसने क्या कर रखा है बेटा, इन दोनों को कंबाइन करके 4 + 6 10 बना के एक कंबाइंड यूनिट बना दी। और लास्ट जो आप लोगों के पास है ये इंडिपेंडेंट है, सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ये फिक्स्ड है, ये 7 मार्क्स का ही आएगा।
और टोटल थ्योरी जो आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में वो 70 नंबर की यहाँ से कवर हो जाती है। अभी और चीजें बताऊंगी आप क्विकली, पहले ये देख लो, इनके इंटरनल चैप्टर्स भी आपको पता होने चाहिए। दिख रहा है, विजिबल है सब? तो जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ यूनिट बताई है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है बेटा, ये जो दो पार्ट्स में लिखती हूँ, यहाँ पर पहला बेसिक पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और दूसरे बी पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है दोनों को मिलाकर, क्योंकि चैप्टर वाइज पेपर बनेगा। दूसरा ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये वाला क्या होगा बेटा, कैपेसिटेंस। और इन दोनों को मिला के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बनता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर ज्यादा है, चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में। इस यूनिट के अंदर चैप्टर 4 और चैप्टर 5 कंबाइंड है, इंटरनली हम पढ़ लेंगे। ये चैप्टर 6 प्लस चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का। ये चैप्टर 8 है, जहां तक फर्स्ट बुक आपकी एंड हो जाएगी, यू मस्ट नो दीज थिंग्स। और ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 10, ये चैप्टर 11 है। इसके अंदर चैप्टर 12 एंड 13 कंबाइन कर रखे हैं। एटम से एक अलग चैप्टर बनाया हुआ है, न्यूक्लियर अलग है, और ये है चैप्टर 14। 12th के फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स है, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। आज हम पहली वाली यूनिट से शुरू कर रहे हैं। आप में से किसी के स्कूल में स्टार्ट हुआ है, अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, कोई पढ़ाना शुरू किया है? चैप्टर 1 एंड कर दिया है ये वाला। और आपका बेटा कौन सा स्कूल है? सेम है, आपका भी खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, कोई बात नहीं। आप नोट कर लो, फिर हम शुरुआत करते हैं। ये हो गया इधर से बेटा आपका, मिडिल सेक्शन हटा दूं, शॉर्ट आप लिख लो, फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज पहले चैप्टर से। तो देखो, जैसे कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, इसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के, मार्क्स नहीं आते। 11th में आप लोग अभी करके ही आए हो, और उसमें प्रैक्टिकली आपने देखा कि कितनी मेहनत आपने की। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर पाना मुश्किल होता है। तो उसी चीज को लेकर हम लोग फोकस करेंगे, मतलब मैं वही चीज आपको रीजन भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। मार्क्स ना आने का पहला रीजन ये नहीं होता कि आप पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ तो बहुत ध्यान से रहे हो, लेकिन आपको वो चीजें नहीं पता जिन पर फोकस करना है, जिन पे ध्यान देना है। तो ये जो बैच आप लोग का है, इसमें हम लोग पूरी एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगी, साथ साथ आपकी कैपेबिलिटी चीजों को समझने के बाद खुद से ये हो जाएगी कि आप खुद से क्वेश्चन करोगे सही। जैसे एग्जाम में क्लिक ही नहीं करता कि हम क्वेश्चन कैसे करें, तो वो चीज हम साथ साथ सीखेंगे। और जो भी आपको अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे बीच में रोक के पूछ लेना। तो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं पहले आज इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक ये सेक्शन शुरू कर रही हूँ। आप लोग भी इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग डाल दें, क्योंकि आपके स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी, बट फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
फिजिक्स में चीजों को याद कर लेना सफिशिएंट नहीं है, उसमें समझना जरूरी है, और मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस, जिन चीजों को समझ लिया उनकी सही ढंग से, तो आप लोग देखोगे अब स्टार्टिंग से समझ जाओगे, तो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टर्म के मीनिंग से चैप्टर शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है बेटा, एक इलेक्ट्रिक, किससे बना है बेटा, एक इलेक्ट्रिक प्लस स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक वर्ड है ये ओरिजिनेट होता है चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एट रेस्ट। सुनते जाना, समझते जाना, फिर प्रॉब्लम करेंगे इसी पर बेस्ड। चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें, चार्ज को आपको रेस्ट में स्टडी करना है, तो किस रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, पहले तो ये समझ लो। स्टैटिक चार्ज की फोर्सेस, उसके फील्ड्स, और उससे क्रिएट होने वाला पोटेंशियल। रेस्ट में क्या क्या चीजें स्टडी करने वाले हो आप, उससे क्रिएट होने वाले फोर्स, फील्ड्स और पोटेंशियल। चार्ज, ये सब हम तभी स्टडी करेंगे जब आप चार्ज को रेस्ट में क्रिएट कर पाओगे। वैसे तो आपने कंजर्वेशन अभी आ गया है, आपको पता है कि ना तो चार्ज क्रिएट होता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पढ़ा है ना नई चीज, अभी आगे भी आएगी। तो लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज को रेस्ट में स्टडी करेंगे, तो कैसे करेंगे, उसके लिए मेथड समझेंगे। और उससे पहले भी आपके सामने क्वेश्चन आता है कि चार्ज क्या होता है। क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन, चार्ज क्या है, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप लोगों ने, आपके दिमाग में क्या आइडिया है इसको लेकर, चार्ज होता क्या है। पहले एक लाइन हम इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with the study of electrostatics deals with the study of forces, fields and potential due to static charge, due to static charge। अब सबसे पहले हम चार्ज क्या है ये समझ रहे हैं, तो चार्ज के बारे में आपके माइंड में कोई आइडिया, क्योंकि देखो हर चीज के लिए आपको ओपन रहना है। पहले अगर आपको कुछ पता है, कुछ भी आपको याद है, तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि जब हम पहली बार किसी चीज को पढ़ रहे हैं, सपोज मैं सोचूं आपने स्कूल में पढ़ लिया तो आपको सब याद हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। या मैं यहाँ से आपको सब पढ़ा के भेज दूं, आपको एकदम सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो और वो तभी काम आती है जब आपने तो समझ लिया, फिर आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो अब पहले चार्ज क्या होता है हम ये समझेंगे, उसकी डेफिनेशन को डायरेक्ट रखना हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चार्ज को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, उस एग्जांपल की हेल्प से मैं तुम्हें समझाऊंगी। जैसे चार्ज को समझने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी की हेल्प लेनी है, जैसे आप पहले से ही जानते हो, मास, पहले से जानते हो। मास क्या होता है, आपने पढ़ा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इतना तो पढ़ के आए हो। अब मास, अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो आप, सब में मास होता है, सब में मास होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख सकते उनके पास भी मास होता है, जानते हो आप इस बात को। और मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बता सकती हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम देख सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में इसका मास कैलकुलेटेड है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एग्री कर रहे हो उस चीज से। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आप नहीं देख सकते उसके पास भी मास होता है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मास एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सबके पास है, चाहे आप उसे देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। क्या करता है ये मास, क्या करता है, पूरे यूनिवर्स को मास गवर्न कर रहा है। न्यूटन ने बताया था, मास की वजह से पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन। आपने 9th में पढ़ा, पूरे यूनिवर्स में मास की वजह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और उस अट्रैक्शन को एक लॉ की फॉर्म में न्यूटन ने बताया, Gm1m2 अपॉन r²। सपोज यू हैव टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 अपॉन r। अपॉन r मतलब इनके बीच का सेपरेशन हमने क्या लिया है, r। तो क्या बात बोली उन्होंने, फोर्स, मैंने डायरेक्ट लॉ लिख दिया क्योंकि आप पूरे 2 बार पढ़ चुके हैं इसे।
मास इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और मास इसके डायरेक्टली, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर क्या आ जाता है बेटा? जी। तो हमें इतना समझ आ रहा है मास जिसे हम पहले से जानते हैं, हम सभी, हमें ये भी पता चल गया कि हर ऑब्जेक्ट के पास है, चाहे आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, और पूरे यूनिवर्स में मास क्या कर रहा है? एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मास एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, इंट्रिंसिक अंदर की प्रॉपर्टी हो गई, मतलब मटेरियल के अंदर मास होगा चाहे वो एटॉमिक लेवल पर है। इसी तरीके से चार्ज को एक्सप्लेन किया गया। अब ध्यान दो, अभी आपने मास की बात की, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनेगी? एक ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? एटम। वेरी गुड, ये सब आंसर करते जाना। क्वेश्चंस की मैं गारंटी ले रही हूँ, मार्क्स की मैं गारंटी ले रही हूँ, बस आप समझते जाना। तो आपने जैसे आंसर किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्मॉलेस्ट एंटिटी एटम है, कोई ऐसा एटम, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो बिना एटम के बना हो। और एटम के अंदर कौन होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर डिफरेंट शेल्स में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये बताया गया कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है यही एक्चुअल में चार्ज है। यानी ये जो प्लस और माइनस होता है एक एटम के पास, इसी को क्या नाम दिया गया? चार्ज। कैसे? अब यहाँ पर स्टूडेंट को लगता है कि एटम तो न्यूट्रल है, सही बात है, तो फिर चार्ज कहाँ से आ गया? जब एटम न्यूट्रल है तो चार्ज कहाँ से आया? और उसके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि चार्ज, जैसे सोडियम 281 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये 28, ये सोडियम आयन बन गया, और स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि ये चार्ज है। उसको लगता है, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि ये पॉजिटिव आयन है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। बट याद रखना कि ये चार्ज नहीं है, ये क्या है बेटा? चार्ज। क्या बोलेंगे हम इसे? चार्ज है ये। क्लोरीन 287, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, और स्टूडेंट को लगता है कि यही नेगेटिव चार्ज होता होगा, बट ये स्टिल अगेन क्या है? चार्ज है। क्या है? तो चार्ज के लिए तो फंडामेंटल क्लियर है कि जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिए तो फिर ये चार्ज क्या है? वापस आ गया क्वेश्चन कि ये चार्ज क्या है? फिर से समझो, चार्ज क्या है? चार्ज एक एटम की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वापस ध्यान देना, क्योंकि कोई भी मटेरियल बिना ऑब्जेक्ट के नहीं बनेगा, कोई भी मटेरियल जो भी ऑब्जेक्ट है वो बिना एटम के नहीं बनेगा, और एटम के अंदर कौन होंगे? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल और अपोजिट होंगे, और इसी को क्या नाम दिया गया? चार्ज। तो चार्ज बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, और काम क्या करती है? पूरे यूनिवर्स में या सभी ऑब्जेक्ट्स में ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? मास ने पूरे यूनिवर्स में क्या किया? अट्रैक्शन। और नाम क्या दिया गया फोर्स को? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम बोलते हैं हम उसे? पूरे यूनिवर्स की वीक फोर्स है, वीकेस्ट है, और पूरे यूनिवर्स में कौन सी लग रही है? अट्रैक्शन। उसी तरीके से जो चार्ज है ये भी एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसी भी ऑब्जेक्ट की, और उसकी वजह से क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसके दो नेचर होंगे, एक होगा अट्रैक्शन और एक क्या होगा? रिपल्शन। ये हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट और अगर क्या कोई न्यूट्रल बॉडी है तो क्या उसके पास चार्ज है? न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज है या जीरो चार्ज? या दोनों में फर्क है। या न्यूट्रल बॉडी के पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है? यस, बट दे आर इक्वल इन नंबर, सो देयर ओवरऑल चार्ज इज जीरो। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी के पास भी क्या होता है? चार्ज होता है, लेकिन वो हमेशा क्या होता रहता है? बैलेंस। समझ में आ रही है ये बात? कुछ दिमाग में आइडिया क्लियर हुआ? किसी को कोई पूछने लगे तुमसे चलते फिरते कि बताओ चार्ज क्या होता है, क्या समझाएंगे आप? आपसे चलते फिरते पकड़ के मैं ही कल को पूछूंगी कि चार्ज क्या होता है, तो क्या समझाएंगे हम? अगर कोई तुमसे पूछे कि मास क्या होता है, 8th से पढ़ते आ रहे हो, मास क्या होता है? एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही बताओगे सबके पास है, आपका मास है, सबका मास है, मेरा भी है, चेयर टेबल हर बॉडी का मास है। और मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जिसे आप नहीं देख पा रहे उसका भी मास है। तो मास एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई जो सबके पास है।
हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल एकदम आराम से समझना। फिजिक्स में क्या है कि जितना खुश रह के आप पढ़ोगे चीजों को, जितना ओपनली पढ़ोगे, जितना समझ के पढ़ोगे, उतना अच्छा अप्लाई कर दोगे क्वेश्चंस में। नहीं तो बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ते रहोगे, रटोगे भी, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा तो कोई गारंटी नहीं है, और वही रीजन है कि मार्क्स नहीं आते। तो अब मुझे दोबारा से बताओ, मास क्या है? बेसिक करेक्टरिस्टिक सबके पास है। मास की वजह से क्या हो रहा है पूरी यूनिवर्स में? अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। चार्ज पर आ जाओ वापस। चार्ज क्या है? बेसिक करेक्टरिस्टिक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? सभी ऑब्जेक्ट की। किसकी? एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी मटेरियल पार्टिकल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? जो दो नेचर में होगी, अभी चैप्टर के आगे चलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आगे बन के पूरा चैप्टर ही बनेगा, और फिर पूरे बेसिक आपके स्ट्रांग होंगे। बोर्ड पर समझाते समझाते ही एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा ये भी। लेकिन बस हर बात को समझते जाना। तो हम पहले से शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग चार्ज हेडिंग डाल दो, चार्ज इट इज द। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए, 11th से फिजिक्स पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ा दिया टीचर ने पूरा चैप्टर, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, उसे प्लीज मुझसे जरूर क्लियर करना। क्योंकि न्यूमेरिकल होने की और मार्क्स लाने की फिर मेरी गारंटी है। डाउट पूछने की तुम अपनी रखो, डाउट पूछते जाओ बस, ठीक है? इट इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक, बेसिक, इंट्रिंसिक और फंडामेंटल, तीनों वर्ड लिख देना। तीनों वर्ड आपने लिख दिए, बेसिक, इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी of every material particle which give rise to the electric force between various objects, which give rise to the electric force between various objects। मेरा हाल भी देखो तुम्हारे जैसा ही था फिजिक्स में। वो सबसे ज्यादा डर मुझे फिजिक्स से ही लगता था, और मेरा भी 11th में मार्क्स नहीं आते, आए नहीं मतलब, तो फिर और ज्यादा डर लगेगा। तो अब 12th में फिर वो डर और बढ़ जाता है कि इतना पढ़ने के बाद जब नहीं आ रहा, सब कुछ कर लिया, फिर मार्क्स ही नहीं आ रहे, तो उसका तरीका सीखना पड़ता है बस मार्क्स लाने का। मेरे बहुत अच्छे आए बोर्ड्स में, और जितने मुझसे पढ़ के निकलते हैं सबके बहुत अच्छे ही आते हैं। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, डरना नहीं, ओपनली मुझसे पूछना। अब मुझे बताओ, चार्ज बिल्कुल क्लियर है? एकदम क्लियर का मतलब ये है कि जब मैं पूछूं तो आंसर आना चाहिए कि चार्ज क्या है। नमन बता दो एक बार, फिर हम आगे चल रहे हैं। हर किसी ऑब्जेक्ट की बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है उन पर। वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं कि जो चार्ज होता है वो रिप्रेजेंट करने के लिए बुक्स में दो सिंबल लिए हैं बेटा, एक तो क्यू लिया है और दूसरा कैपिटल क्यू। दूसरी चीज, ये सब आप मेरे साथ साथ लिख लो, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। चार्ज कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। और इसका एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर लिया गया है, कूलम। ये एसआई यूनिट है जिसका सिंबल हम लोग सी लेकर चलेंगे, ठीक है? श्योर है? इतनी बात आप लिख सकते हैं कि चार्ज को, क्योंकि हम एक एक, आपको क्या आता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए फिर। और स्कूल देखो फास्ट चलेंगे, अभी शुरुआत में जून में तो हम लोग कवर अप कर लेंगे, लेकिन अभी शुरू में हम स्कूल की स्पीड से नहीं चल पाएंगे। उनको तो ऑन पेपर शो करना है कि हमने सिलेबस खत्म करा दिया। लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ा दूंगी उसके लिए मैं तुम्हें अभी एश्योर कर रही हूँ कि जो टॉपिक मुझसे पढ़ लोगे उसमें आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। तो इसमें इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है। पहले मैं इसकी डायमेंशन लिख दूं यहीं पे, क्योंकि डायमेंशन की हमें जगह जगह जरूरत पड़ेगी। चार्ज की जो डायमेंशन होती है ना बेटा, वो 80 होती है। और अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखें, m0 l0 t1 a1, यही हम यूज करेंगे। लेकिन अगर पूरा फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे बनेगा। चार्ज कैसे आया बता दो?
चार्ज का जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू आई टी, ये तो आप यूज करते हैं ना 10th क्लास में, I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद आ रहा है? आपने 10th क्लास में फॉर्मूला याद किया था, रटा था, अभी फिर से आ रहा है तीसरे चैप्टर में, लेकिन यहाँ इस डायमेंशन निकालने के लिए इसी को यूज कर रहे हैं। वैसे इस चैप्टर में फ्लो करंट का कोई बात नहीं होगी, करंट क्योंकि अगले चैप्टर में आएंगे। फिलहाल आप डायमेंशन लिखो, ये हमारे काम की है, और आप सीजीएस यूनिट लिखो बेटा चार्ज की। सीजीएस यूनिट या इसको ईएसयू यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि किस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में इसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो हर एक लाइन से क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। ये होता है स्टैट कूलम, इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा स्टैट कूलम, और रिलेशन होता है इन दोनों में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ये चार्ज से हम आगे चलते हैं, और चार्ज को मैं आपको इतना और यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, आगे चैप्टर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है। तो न्यूमेरिकल में तुम्हें कूलम कहीं लिखा नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल में जो तुम लोगों को वैल्यू मिलेगी वो क्या होंगी आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनिट्स में माइक्रो कूलम मिलेगा, मिली कूलम भी मिल सकता है -3, ये आगे के यूनिट्स में भी काम आएंगे, अभी लिखते चलना। स्मॉल m को मिली बोलते हैं, और ये माइक्रो कूलम है। माइक्रो को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सबको कूलम में ही चेंज करेंगे। ये नैनो कूलम है -9, पीको कूलम तक ही ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा -12। ये वाली इंफॉर्मेशन भी लिख लो। ये चार्ज की कहानी यहाँ पर पूरी खत्म हो जाती है बेसिक। मैथ्स और केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो गई बेटा आप लोग? मैथ्स की चल रही है क्लासेस, कौन से डेट से? अभी लास्ट थर्सडे स्टार्ट हो गया। अच्छा, और केमिस्ट्री 15 से हो गई। 15 मार्च। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? विषय केमिस्ट्री क्लासेस सभी तो आप। अच्छा ठीक है, अब सभी तो मैं भी लिखो, आगे हेडिंग डालते हैं हम लोग। सही है, तो फिजिक्स की भी शुरू हो गई है, तो अब हेडिंग डालो आगे आप लोग। मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज एट रेस्ट, मेथड्स टू प्रोड्यूस चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट में प्रोड्यूस करने के कितने मेथड होते हैं? तो आप चार्ज को रेस्ट में प्रोड्यूस 3 मेथड से कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, पहले एक ही लाइन में हम तीनों मेथड्स लिख लेते हैं बेटा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 1 लिख लो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, और थर्ड होता है चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन। थर्ड वाले केस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है, इस पे उससे कम बनते हैं, और इस पे लॉजिकली बनता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर। तो पहले वाले से हम शुरू कर रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है? तो देखो, बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर। तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूं, आप लोगों को 10th में भी हालांकि बताया जाता है, लेकिन फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ। इसके बारे में सबसे ज्यादा जो स्टडी किया स्टार्टिंग में वो विलियम गिलबर्ट थे। समझने वाली चीजें हैं बस इसमें। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने ग्लास रॉड ली और उसको सिल्क से रब किया। ये पेयर साइंटिस्ट ही फिक्स करता है, ये आप फिक्स कर सकते हो अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था। जैसे मैं तुमसे बोलूंगी सोडियम पे पॉजिटिव आयन बन गया, सोडियम तो इसके सर पे लगा हुआ प्लस चार्ज में दिखता है क्या? तो हमें बस ये पता है कि आयन बन गया अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
तो ऐसे विलियम गिलबर्ट ने सिल्क से रब किया, उनको कुछ पता, कुछ होल, ये प्लस प्लस जो लगाया मैंने उनको नहीं दिख रहा था, बट उन्होंने देखा जब दोनों ग्लास रॉड्स को एक पास में वो लाते हैं तो उन्होंने दोनों में क्या देखा, क्या देखा बेटा, रिपल्शन। अगली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पेयर चेंज कर दिया, एक इबोनाइट रॉड ले आए, दूसरी इबोनाइट रॉड ले आए और उनको वूल या फर से रब किया। ये मटेरियल चेंज है लेकिन रॉड सेम है इस बार भी। तो जब उनको साथ में लाए तो उन्होंने यहाँ पर भी क्या देखा, रिपल्शन। कुछ नहीं पता चला उनको इस एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उनको क्लैरिटी तब आई जब उन्होंने यहाँ पर एक ग्लास रॉड को एक इबोनाइट रॉड के पास रखा, ये वूल से रब्ड है और ये सिल्क से रब्ड है। तो जब उन्होंने यहाँ पे साथ में लाए तो उन्होंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया यहाँ पर कि जो अगर यहाँ पर चारों के साथ कुछ सेम हुआ होता, मतलब एक बात ध्यान से देखो, पहले ही हमारे पास दो ग्लास रॉड है तो वो पास में ले आए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जब उन्होंने सिल्क से इसे रब किया, इसे भी रब किया, देखा रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब इतना तो उनको क्लियर था कि रब करने के बाद कुछ तो हुआ है, सही है। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर चारों की हालत एक जैसी होती तो यहाँ पर भी रिपल्शन होना चाहिए था। ये बात बताओ पहले, अगर जो भी हुआ था वो चारों के साथ सेम ही होता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इस लास्ट केस का भी रिजल्ट क्या होता, रिपल्शन होना चाहिए था लॉजिकली कि नहीं। तो उन्होंने बस दो ही बातें बोली, इससे उन्हें ज्यादा नहीं समझ में आया, बट जो समझ आया वो बहुत ही खास था। तो वो उन्होंने कंक्लूजन बताया कि जो चार्जेस होते हैं, मैं की पॉइंट लिख रही हूँ, उन्होंने बताया कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं। क्या, प्लस माइनस नहीं पता उनको, चार्जेस दो तरीके के होते हैं। उन्होंने बोला कि जो लाइक चार्ज है वो क्या करेगा, लाइक या सेम चार्ज क्या करेगा, कंप्लीट करो। जो अनलाइक चार्ज है बेटा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट। और अनलाइक चार्ज को दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया, अपोजिट, ऐसा भी तुम्हें लिखा हुआ मिल सकता है। वो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट। और यहाँ पर उन्होंने खत्म छोड़ दिया। इसके बाद इन्हीं से आगे इन्हीं के बाद आने वाले साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे ये कहानी उन्होंने कंप्लीट की और उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जो अगर आप चाहते हो पता करना कि चार्ज क्या आया है तो हमें भी लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। वो गए लेबोरेटरी में, उन्होंने ग्लास रॉड को रब करने से पहले वे किया, ठीक है, और रब करने के बाद वे किया। तो देखा इसका मास कम हो गया। मास क्या हो गया, कम। रब करने से पहले वे किया, रब करने के बाद मास कम हो गया। तो इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ये तो पहली साइंस है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं। फिर उन्होंने इबोनाइट रॉड के साथ देखा, इबोनाइट को रब करने से पहले वे किया और बाद में वे किया, देखा इसका मास बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन। और ये कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव। तो इसका मतलब फिर उन्होंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ कंप्लीट किया बेंजामिन ने। अगर लाइक चार्जेस है यानी प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल। और उन्होंने इसमें मैथ्स लगाई जो हमें न्यूमेरिकल में काम आएगी, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, राइट। ये केसेस बनेंगे फिर क्वेश्चंस में। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं यानी एक प्लस और एक माइनस, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। और यहाँ पर क्या मैथ्स लगेगी, Q1 Q2 विल बी लेसर देन 0। ये छोटी सी कहानी समझ आ रही है। तो अब ये सब हमें नहीं बनाना, ये तो क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें समझ लो यहाँ पे जो बाद में क्वेश्चन में आएंगी कि स्टूडेंट ये सोचता है कि हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम एक वुड ले लें, कॉम ले लें, प्लास्टिक ले लें, तो हम किससे रब करें कि पॉजिटिव आएगा, हम किससे रब करें कि नेगेटिव आएगा, तो हमें नहीं पता चल सकता। कोई भी ये पता नहीं कर सकता जब तक लेबोरेटरी में आप नहीं ले जाओगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो मास बढ़ेगा, मास कम होगा, लूज कर रही है तो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होगी तो मास बढ़ेगा और कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन 13 का बी पार्ट है कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, पूछता है। बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या मास भी ट्रांसफर होगा, मास का भी लॉस होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे हम, जब, राइट।
जब स्टूडेंट को लगता है इलेक्ट्रॉन का मास तो इतना सा होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन का मास है, अगर बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मास पे फर्क पड़ेगा। और आंसर क्या होगा, यस। कितना पड़ेगा वो हम मास मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, सीखेंगे। आप लोगों को बस इतना लिखना है, 2 लाइनें लिख दो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विद अदर बॉडी, शुरू में आपको चीजें स्लो लगेंगी बट यही आपकी स्टेबिलिटी बनाएंगी। ये एकदम से आप सीधे न्यूमेरिकल्स पे जंप करोगे तो कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाता है, वही प्रॉब्लम ही रहती है स्टूडेंट के साथ। तो आप बहुत पेशेंस के साथ करते जाओ। चार्जेस आपने लिखा बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स विद, सेंटेंस मेरा चेंज हो सकता है तो तुम अपना बता दो क्या बोला था मैंने। हाँ, देन electrons are transferred from one body to other. Electrons are transferred from one body to other. A body which loses electrons become positively charged. A body which loses electrons become positively charged. And the other body which gains electrons become negatively charged. नेक्स्ट लाइन में डाल दो। और अगर अगर हम सिल्क को और ये जो ग्लास रॉड रखे हैं इनको फिर से साथ में रख दो तो पता है दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया, ग्लास रॉड ने वापस टच करा दिया, तो वापस क्या हो जाएगा, फिर से बॉडी दोनों कैसी हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज। अभी और भी पढ़ेंगे हम इसमें आगे। तुम ये 2 लाइनें बिल्कुल जैसे जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ऐसे लिखो, इसको ए पार्ट बना देना, इसको बी पार्ट। और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है शौर्य तो आप पूछ ले बेटा। इतना समझ आ रहा है, इतना याद हो जानी चाहिए। मैं आपको हैंड टू हैंड चीजें लर्न भी करा दूंगी और आप बस एक बार हाँ ये भी समझ लो। Q1 Q2 मतलब हम 2 चार्ज की बात कर रहे हैं बेटा। तो आप सोचो कि 2 चार्ज का प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज का सिंबल क्या है, Q बताया ना। तो 2 चार्ज में हमने सिंबल ये इमेजिन कर लिया बेटा, एक को Q1 ले लिया, एक को Q2। तो आप सोचो जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे, जैसे +2 और +3 में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, +6। अगर मैं -2 और -3 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, +6। इसका मतलब अगर दोनों की नेचर सेम है तो जो प्रोडक्ट आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, यानी वो कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। और अगर मैं एक चार्ज +2 ले लूं और दूसरा -3 ले लूं आदित्य, तो माइनस आ गया 6। और -6 आने का मतलब है कि अगर चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाएगा, यानी लेस चला जाएगा। ये 2 केसेस बनते हैं। इसको ए पार्ट बना के कर लो, इसको बी पार्ट। थोड़ा गैप दे देना, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने उसको ऐसे छोटा छोटा करके एडजस्ट करा। ये बात बस याद रखना कि कोई छोटी सी बात भी ना समझ आए ना तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि वो छोटी चीज ही आगे फिजिक्स में सब ये लिंक है। जब पूरा एक चैप्टर से पूरा फर्स्ट बुक लिंक है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हर छोटी बात से आगे वो लिंक होगा। अभी तुम्हारे दिमाग में अटक गई कोई चीज तो उसे पूछ लो, नहीं समझ में आया, जैसे अभी आदित्य ने पूछा तो आप भी पूछ सकते हो, जिसको भी समझ नहीं आया। बोलो शौर्य, कोई कंफ्यूजन आ रही है उनका? तो मैं आगे की तरफ चलूं, नेक्स्ट वाले मेथड पे हम चलते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे सीबीएसई में, वो मैं टॉपिक के साथ साथ ही कराती हूँ आपको। इससे एनसीईआरटी तो हम पूरा कवर करेंगी, लेकिन जैसे 2025 और 2026 ये क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे पीवाईक्यू, तो आपके साथ साथ हर टॉपिक के तैयार भी हो जाएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले हम इंडक्शन को समझेंगे, इसमें कोई डाउट है? नमन, चार्जिंग बाय इंडक्शन हेडिंग डाल।
ये पूरा लिख लिया एज इट इज। तो इंडक्शन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं और इसी एग्जांपल क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे आप एक न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर ले लो। क्या ले लिया बेटा मैंने? एक न्यूट्रल, ध्यान देना हर वर्ड पे मैं आप भी लोगों से पूछूंगी। मेटेलिक स्फीयर। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन कोई प्रोटॉन नहीं है या इक्वल है दोनों? न्यूट्रल होने का मतलब चार्ज जीरो है, ये तो ट्रू है, बट कोई चार्ज नहीं है, ये गलत है। ट्रू क्या है कि उस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। चार्जेस आर बैलेंस, सो इट इज अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर। क्लियर हो गया? आप देख रहे हो ये न्यूट्रल है और हम क्या करने वाले हैं? इसको चार्ज करने वाले हैं। तो चार्ज करने के लिए इसमें हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो इंडक्शन है। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम इसमें पहले से एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास में रख देते हैं। जो अभी हमने ग्लास रॉड चार्ज की थी ना, विलियम गिलबर्ट ने बताया था कि अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हो तो वो क्या हो जाती है? चार्ज। तो अब क्या करेंगे? हम इसको इसके पास में रखेंगे। क्या होगा? एक एग्जांपल से समझो पहले इंडक्शन क्या होता है। पहले आपको ही समझ आना जरूरी है इंडक्शन क्या होता है। किसी के दिमाग में आइडिया? तो सुनो, बताओगे? देखो आप इमेजिन करो कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर नहीं है, शोर मचा रहे हैं। ऐसा रोज होता है हमारी क्लास में, क्योंकि अभी टीचर चला गए, कोई भी क्लास हुई है, आपका पहला पीरियड खत्म हुआ है, दूसरा टीचर आएगा तो है नहीं कि बिल्कुल बाहर ही खड़ा रहेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। स्टूडेंट से फुल है क्लास और टीचर नहीं है क्लास के अंदर, तो क्या हो रहा है क्लास में? शोर मचा रहे हैं सारे स्टूडेंट। और कभी कभी क्या होता है कि खूब बदतमीजी कर रहे हैं, जितना पॉसिबल है, जितनी हो रही है बहुत ज्यादा। अब कोई एक स्ट्रिक्ट सा टीचर बाहर से आता है, उसने देखा कि बहुत उधम मचा रही है क्लास, इधर उधर भाग रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो उसने आके एक स्टूडेंट को पकड़ा और जोर से थप्पड़ मार दिया। अब क्या हुआ? बाकी क्लास की हालत बनाओ, शांत बैठ जाएंगे। तो थप्पड़ तो एक को ही मारा था बस, बाकी को क्या हुआ? बाकी को क्या हुआ? इंडक्शन। इंडक्शन एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप रोज देखते हो अपनी लाइफ में। इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक बॉडी का असर बाकी आसपास सब पे पड़ जाए, उसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन होने के लिए जरूरी क्या है कि जो बॉडी चार्ज है उसको आपको न्यूट्रल बॉडी के पास में रखना है। पास में। जल्दी में स्टूडेंट क्या करता है? बॉडी को दूर बना देगा। अगर दूर रखोगे तो इंडक्शन नहीं होगा, और टच करा दिया तो कंडक्शन हो जाएगा। टच कराने से क्या होगा? कंडक्शन। और दूर रखने से इंडक्शन नहीं होगा। मतलब ऐसे समझो जिसको थप्पड़ मारा जिस क्लास में, वही क्लास शांत होगी या पूरा स्कूल शांत बैठ जाएगा? वही क्लास। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के स्कूल में थप्पड़ मारे और शांति मुंबई तक फैल जाए। तो इसका मतलब इंडक्शन का असर एक लिमिटेड रीजन तक रहता है। इंडक्शन का इफेक्ट एक लिमिटेड रीजन तक रहेगा, नंबर 1। तो अब इसके पास हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके अंदर दोनों चार्जेस हैं, ये इसके ऑपोजिट पोलैरिटी को अपनी तरफ अलाइन कर लेगी। इंडक्शन का मतलब है जो इसकी ऑपोजिट पोलैरिटी है उसको क्या करेगी? ये अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि जब एक स्टूडेंट को थप्पड़ लग गया तो बाकी शोर नहीं, अभी तक तो शोर मचा रहे थे, अच्छा लग रहा था उन्हें, लेकिन अब बाकी सारे क्यों शांत बैठ जाएंगे? क्योंकि उनको वो थप्पड़ नहीं चाहिए, या चाहिए? आराम से बैठेंगे। तो ऐसे ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? शांति यानी नेगेटिव पोलैरिटी को, और अपनी तरफ अलाइन कर लेगा। ध्यान देते जाना एक एक बात पर। इंडक्शन में जो अपोजिट पोलैरिटी है वो नियर एंड पे आ जाती है और दूसरे एंड पर अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो क्या बॉडी चार्ज हो गई? बताओ। अब क्या बॉडी ये चार्ज है? नहीं है। अभी भी ये बॉडी कैसी है बेटा? न्यूट्रल। ये भी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। तो ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं रीअलाइनेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? नाम बोलो। रीअलाइनेशन ऑफ चार्ज। बॉडी इज स्टिल न्यूट्रल, क्योंकि अभी जितने प्लस इधर है, जितने माइनस, उतने ही माइनस इधर है। जब आप इस बॉडी को लाते हो तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी? सारे नहीं खींच पाएगी, ये उतने ही खींच पाएगी जितने इसके स्ट्रेंथ है। जैसे सारा स्कूल शांत नहीं बैठेगा, वही बैठेगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो इफेक्ट है वो उसी रूम तक रहेगा। तो इसके चार्ज का इफेक्ट इसी के स्ट्रेंथ को खींच पाएगा। अगला स्टेप,
ये जो हमने चार्जेस को रीअलाइन कर लिया है, अब इसकी आउटर एंड को अर्थिंग कर देते हैं क्योंकि हमें बॉडी को चार्ज करना है, और रॉड अभी भी यही है, रॉड अभी भी यही है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना इस बात पर कि स्टूडेंट को लगता है जब आप अर्थिंग करते हो, अर्थ एक हाईली कंडक्टिंग बॉडी है, सभी जानते हो, इससे जितना चार्ज दे दो इसको, जितना ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके घरों में ग्रीन वायर वाली प्लग होती है ना, ग्रीन वायर न्यूट्रल वायर 10th में पढ़ा था। इसका काम क्या होता है, चार्ज को ग्राउंड में सप्लाई कर देना, एक्स्ट्रा चार्ज को। तो जब आप अर्थिंग करते हो तो स्टूडेंट को लगता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ग्राउंड में चला जाएगा, लेकिन याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, ये प्रोटॉन नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस चार्ज कौन है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कुछ नहीं है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होएगा क्या यार, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ध्यान दो इस बात पर, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज। अब अगले स्टेप में अर्थिंग रिमूव कर दी जाती है, जो मैं बोल रही हूँ सब मैं लिखूंगी भी अभी। अर्थिंग हटा दी, बट रॉड इज स्टिल हियर। अर्थिंग हटा देने के बाद ये ग्राउंड से 4 इलेक्ट्रॉन आए, इधर के पॉजिटिव को तो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, ये वाला नेगेटिव रॉड की तरफ ही अलाइंड रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ उसे स्टेबिलिटी मिल रही है, अट्रैक्शन मिल रहा है ना पॉजिटिव चार्ज का। बिल्कुल जैसे मुझे देख सकते हो, मैं खड़ी हूँ तो मैं किसके सहारे से खड़ी हूँ, ओके, और मेरे पीछे से बोर्ड वॉल सब हट जाए तो मुझे कैसे खड़ा होना पड़ेगा, सीधे। लेकिन अभी सहारा मिल रहा है इनको, तो ये इसकी तरफ अलाइंड है। लास्ट स्टेप में ये सहारा हटा दिया, बिल्कुल लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, रॉड हटा देते हैं। तो ये जो चार्ज है ये मेटल की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए स्टेप को देखो, बॉडी न्यूट्रल है, स्फीयर कैसा है बेटा, न्यूट्रल। लास्ट स्टेप में देखो, स्फीयर कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया, क्या ये चार्ज इस पे परमानेंट है, हमेशा के लिए रहेगा? हमने तो चार्ज कर दिया। अब दोबारा एग्जांपल से समझो, जिस स्टूडेंट को थप्पड़ मारा गया था, क्या अब वो जिंदगी भर के लिए शांत बैठ जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि 2 दिन बाद क्लास में फिर शोर नहीं मचाएंगे? बोलो, क्लास में तो फिर शोर होगा ना 2 दिन बाद। तो ऐसा तो नहीं है कि थप्पड़ का असर परमानेंट रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो इंडक्शन होता है वो भी पूरी तरीके से याद रखना है ये बात। ये कैसा फिनोमेना है बेटा, टेम्परेरी। इसका असर अगर 2 मिनट के बाद भी अगर एक स्टूडेंट ने कंधे पे हाथ रख के उसको बोल दिया छोड़, ये सब तो चलता रहता है, तो तुरंत भूल जाएगा, तुरंत भूल जाएगा। ऐसे ही अगर इस चार्ज स्फीयर को कोई दूसरी बॉडी टच कर ले, हाथ रख दे इसके ऊपर, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। कभी आपने देखा, मैंने बार बार आपको एग्जांपल दिया कि ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं, या हम एक एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ में जो 10th में बताया होगा कि कॉम को हम अपने हेयर में, ड्राई हेयर में रब करें, और फिर वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपने अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाते हैं उससे पेपर। आपने देखा, जानते हो कौन सा फिनोमेना होता है, इंडक्शन। क्योंकि जब हमने सर में कॉम को रगड़ा तो हमें नहीं पता उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, क्योंकि हम देख तो सकते ही नहीं है, हमें बस ये पता है कि फ्रिक्शन हो रहा है। और जब रगड़ के आपने पीस ऑफ पेपर के पास लाए तो वो क्या हो जाएगा, उन पेपर के इलेक्ट्रॉन को या अपोजिट पोलैरिटी को क्या कर लेगा बेटा, इंड्यूस, और वो चिपक जाएंगे। क्लियर हो गया। और अगर हम एक स्पून के साथ ऐसा करें, चम्मच घर में जो होती है उसे सर में रगड़ो और उसको पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आओ, तो क्या चम्मच से भी चिपक जाएंगे? करके देखना, आज मैं कल लेकर आऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी चम्मच से नहीं चिपकेंगे। चम्मच से भी तो हम फ्रिक्शन कर रहे हैं और चम्मच भी मेटल है, तो जब हम पीस ऑफ पेपर को उसके पास लाएंगे तो वो क्यों नहीं चिपकता? रीजन है वो एक मेटल है, कंडक्टर है, और हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टर। तो जैसे हमने चम्मच को होल्ड करा तो वो कंडक्टर से चार्ज हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी से कहाँ गया, ग्राउंड में, तो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। कब कर सकती है वो चम्मच? जब उस चम्मच के पीछे हैंडल में आप लकड़ी बांध दो, जैसे पंडित जी करवाते ना हवन कराते हुए, एक लकड़ी बांध देते चम्मच या चमचे में, तो वो गर्म नहीं होता। तो ऐसे अगर हम उस चम्मच पे एक लकड़ी बांध दें, पीछे प्लास्टिक या कोई रबर मोटी सी, और फिर सर में रगड़ो, फिर पीस ऑफ पेपर के पास लाओ, तो अट्रैक्ट करेगा। तुम घर पे करके देखना, कल ये हम एक्सपेरिमेंट में तुम्हें करके भी बता दूंगी। और अब वापस समझते हैं फिजिक्स में कि ये टेम्परेरी फिनोमेना है, चार्ज बॉडी को पास में रखना है, आउटर एंड को अर्थ कर देना है, अर्थिंग के बाद इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये कहां से आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इस हम तो बोल रहे हैं ना बॉडी बैलेंस है, ये कहां से आ गए उसके पास इलेक्ट्रॉन,
ये वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड से मिले, देख लो आप खुद, ये वही 4 इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड से आए थे क्या करने, हाँ पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने। और ग्राउंड से क्यों आएंगे, अपने आप आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने एक चम्मच को रगड़ के हाथ में पकड़ा तो अपने आप वो न्यूट्रलाइज होगी, क्योंकि हम कंडक्टर हैं और वो ग्राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। दिमाग में क्लियर हो रही है? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन देने वाली हूँ मैं इससे रिलेटेड, इसको पहले मुझे इसका उल्टा करके समझा के बताओ जरा। सोचो मैं यहाँ एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ला रही हूँ, तो क्या होगा बेटा, अगर मैंने चार्ज ये पॉजिटिव की जगह एगोनाइट वाली ले आई है तो क्या होगा, लास्ट में पॉजिटिव चार्ज के अलावा पहले यहाँ बताओ इस स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, और अब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वायर ग्राउंड से ज्यादा। वेरी गुड। अब इस चीज का ध्यान रखना है, जब आपने यहाँ नेगेटिव रॉड लाए तो ये सब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव, ये सब तो पॉजिटिव हो गया ना, इमेजिन करो। और इधर 4 कैसे लगे होंगे, नेगेटिव, और वो फालतू इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में। एरो उल्टी लगानी पड़ेगी इधर, और यहाँ पर अब कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव, और लास्ट में बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन कैसे होगी वो, टेम्परेरीली। कैसे होगी, टेम्परेरीली होगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो गया? ये डायग्राम अभी आपसे बनवाऊंगी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, पूछा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन की डेफिनेशन। तो लिखो, इट इज द टेम्परेरी फिनोमेना ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, इट इज द टेम्परेरी फिनोमेना ऑफ चार्जिंग अ बॉडी फॉर्मूला लगा के लिखो, व्हेन, टेम्परेरी को उसमें अंडरलाइन कर देना, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी is brought near to a neutral body, neutral metallic भी कर दो साथ में, अभी मैं इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस तुम्हें बताऊंगी। a neutral metallic body, then opposite polarity is produced at the nearer end and farther end get similarly charged। तो मैं आपसे बोलूं आदित्य, मुझे समराइज करो कि क्या इंडक्शन क्या है, कैसे समझाएंगे हम किसी को भी इंडक्शन होता क्या होता है, कैसे समझाएंगे, कुछ भी जितना भी अभी समझ में है, जितना परसेंटेज। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कोई दूसरी चार्ज बॉडी उसके पास ले आएंगे, राइट, टच नहीं करेंगे, पास ले आएंगे, और उस बॉडी का जो चार्ज है उससे जो पास जो बॉडी होगी वो उससे अपोजिटली चार्ज हो जाएगी, चार्ज नहीं तो उसकी तरफ अलाइन हो जाएगी, अलाइन होगा, राइट, और उस तरफ जो होंगे उसके सेम वाले सिमिलर पोलैरिटी रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम अर्थिंग करेंगे उस साइड, इस साइड को हम चार्ज बॉडी नहीं लाए हैं, हाँ, उस साइड से अर्थिंग करेंगे, और उसके हिसाब से अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से उसकी तरफ आएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, और अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे ग्राउंड में। ठीक है, नमन क्लियर हो गया? तो इंडक्शन क्या हुआ शौर्य, एक टेम्परेरी फिनोमेना ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ये बना लो डायग्राम, फिर इसका रिवर्स वाला तुम लोग खुद से बनाओगे। ये स्टेप ऐसे लिखना है ना, तो 2 लाइन शुरू में लिख लो, कंसीडर अ न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर। ए पार्ट के लिए मैंने बोला, बाकी एज इट इज बस बनाते जाना सारे स्टेप्स। आप बॉडी को अर्थ बोलो या ग्राउंडेड बोलो, एक ही बात होती है। कोई भी इसको लेकर दिमाग में क्वेरी है तो पूछना, बोर्ड का क्वेश्चन करवाऊंगी इसी टॉपिक पर जो आया हुआ है, डायग्राम में बनाने के लिए दिया उसने। हर स्टेप पे क्या क्या हो रहा है मैंने लिख दिया। लास्ट स्टेप में रॉड रिमूव कर दी गई है और बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज टेम्परेरीली।
एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर होना चाहिए हर एक कंसेप्ट आपको। दूसरे वाले क्लास को बनाना है। दूसरे वाले चार्ज का तुम्हें दे रही हूँ होमवर्क में, नेगेटिव रॉड लेकर आना है यहाँ पर इबोनाइट वाली, आधा पेज छोड़ दो, खुद से बनाना। अभी मुझे एक टॉप पॉइंट और डिस्कस करना है आपसे, आप ये पूरा ड्रॉ कर लो, एक एक पॉइंट नोट कर लेना बेटा। बोर्ड पर जो चीज लिखी हुई है मैं बहुत मिनिमम आपको, क्योंकि जितना जरूरी है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखा रही हूँ, तो इट्स नेसेसरी कि आप पूरा नोट करें। अगर आप एनसीईआरटी वैसे नॉर्मली खोल के पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, और रिफ्रेशर्स इतने मोटे मोटे हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना फिर हमें जरूरी है। और एक ही टॉपिक पे हजार क्वेश्चन है, तुम कितने भी कर लो फिर भी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि आप कितना रटोगे, कोई लिमिट नहीं है। देखो इसमें एक ये क्वेश्चन भी आता है, जब आप में से किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि क्या खास बात है कि मेटल पे तो यूनिफॉर्मली देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना चार्ज, और अगर हम चार्ज प्लास्टिक रॉड को करें या एबोनाइट रॉड को करें, इंसुलेटर को यानी नॉन मेटल को, तो दोनों में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये एक खास बात मैं आपको बता रही हूँ जो आप याद रखना, चैप्टर में आगे आएगी। अगर आप किसी मेटल को चार्ज देते हो और अगर आप किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हो, किसी भी तरीके से हम लोग चार्जिंग ही कर रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो इनकी खास बात जो आपको पहले से पता है वो ये है कि मेटल की खास बात होती है लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपने देखा कि मार्कर को अगर हम इलेक्ट्रिक कनेक्ट कर दें, सॉकेट में लगा दें और स्विच ऑन करें तो हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम एक कॉपर वायर की पतली सी डंडी लेके स्विच ऑन करें और उसे पकड़ लें तो करंट आएगा, क्योंकि तो उसके वो क्या है, कंडक्टर है। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। तो अब इनमें चार्जिंग में क्या फर्क होता है, तो मेटल के बारे में ये बताया जाता है कि मेटल पर जब चार्ज आता है, ध्यान देना इस बात पर, तो वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसका बिहेवियर लिक्विड के जैसा है। जैसे अगर मैं एक ग्लास में पानी लूं और ग्लास में डाल दूं, ध्यान देना इस बात पर, शॉर्ट है, अगर मैं पानी लूं और ग्लास में डाल दूं तो ग्लास एक में पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, कहीं जैसी डालूंगी यहाँ पे बॉटम में पूरे में फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा। और अगर उसी दूसरा ऐसा ही ग्लास में लूं और उसमें ये कैप डाल दूं, आंसर दो। अगर मैं ये कैप इस ग्लास के अंदर डाल दूं तो ये कैप यहीं पड़ी रहेगी ना। तो ये इंसुलेटर पर आने वाला चार्ज है और ये मेटल पे आने वाला चार्ज है। ऐसी जब भी हम उसे चार्ज करते हैं तो पूरी सरफेस पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे पानी प्लेट पे डाल दो तो पूरी प्लेट पे फैल जाएगा, और ये मैं ले जाके प्लेट पे रख दूं तो वहीं रखा रहेगा। तो जो प्लास्टिक है या रबर है उसे घिसो आप ऐसे, यानी फ्रिक्शन क्रिएट करो, तो उसमें यही चार्ज क्रिएट होगा, पूरे में नहीं फैलेगा। इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, उसके फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। ये बात याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में तो स्पेशली मेंशन है ये चीज। क्लियर हो गई? और मेटल को चार्ज दोगे तो पूरे पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इट्स बिहेव लाइक अ लिक्विड। जैसे आपने पानी डाला और वो पूरे पे फैलेगा, तो ऐसे ही वो पूरे पे फैलेगा। और रीजन क्या होता है इस चीज का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप लोग होमवर्क में यहाँ पर एक नेगेटिव रॉड लाएंगे और एक बोर्ड का क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका हम पहले बना लो, ये तो बनाकर ही जाना आधा पेज। बोर्ड का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो आप ट्राई कर लेना, फिर हम उसे डिस्कस करें। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ। अब देखो बोर्ड में फिर सिचुएशन वो कैसे बनाता है पढ़ी हुई चीजों से, आज हम एक ही कर पाएंगे इस पर क्वेश्चन। तो जैसे मैंने अभी आपको बेसिक फिनोमेना बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज हैं वो एक दूसरे को रिपेल, जो सेम चार्ज है वो रिपेल करेगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेगा। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन बना देगा वो, नॉर्मल सा क्वेश्चन, कैन टू सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारी कहानी तो वही चलेगी ना जो हमने समझा है, जो पढ़ा है। चलो पहले इसी छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बोर्ड वाला क्वेश्चन बाद में, ये भी आया हुआ है क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ लिया। अब ये फिजिक्स की खास बात है, जो तुम पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट नहीं आएगा बस। और अगर आपने समझ लिया तो आप दिमाग लगाना प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। आज की क्लास का फाइनल कंक्लूजन इस क्वेश्चन पे आ गया
हम तो कहानी पूरी पढ़ ली, कूलम की पढ़ ली, तरीके पढ़ लिए, अब इसने क्वेश्चन डाल दिया क्या, दो सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम अपनी नॉलेज बेस्ड आंसर दें तो हमने जो पढ़ा है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल। तो आंसर तो स्टूडेंट क्या लिखे है, नो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चार्ज हम तो पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन ये आंसर आपका 99% करेक्ट है, बट एक्सेप्शनली कुछ और भी हो सकता है। बस यही फिजिक्स है, जहां एक्सेप्शनली चीजें चलती हैं तो आपको बियॉन्ड द जो लर्निंग है उसके ऊपर जाके सोचना है, वही है एप्लीकेशन बेस्ड। अब हम कैसे सोचें, हम तो आता ही नहीं, क्योंकि अब वही बात आ गई ना, पढ़ रहे हो तो आएगा कैसे, तो वो धीरे धीरे जो चीजें आप पढ़ते जाओगे फिर उन्हें लिंक करना सीखोगे। अभी मैं आज की क्लास के हिसाब से तुमसे बोलूं तुम आंसर बताओ, तुम बोलोगे आई तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता, नो लिख दोगे। लेकिन एक्चुअल में आंसर इसका यस है और ये एक्सेप्शनली है, तो वो एक्सेप्शंस ही तुम लोग सीखते हो। क्लास में एक्सेप्शंस ही मैं आपको सिखाऊंगी और जब वो आप सीख जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आपको सोचना कैसे है कि ये जनरल है कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये एक सिचुएशन में यस हो सकता है, उसने कंडीशन नहीं लगाई। अब ध्यान से सुनना, अगर वो ये बोलता कैन टू सिमिलर चार्जेस ऑफ सेम साइज अट्रैक्ट ईच अदर, तो आंसर नो था। लेकिन उसने साइज की कंडीशन नहीं लगाई, साइज की कंडीशन नहीं लगाई यानी उनकी स्ट्रेंथ, साइज से मतलब क्या है बेटा, यहाँ से अगर वो पॉइंट चार्ज भी है तो उसकी स्ट्रेंथ की कंडीशन नहीं लगाई, तो वो इसमें एक कंडीशन में एक फिनोमेना यहाँ पे हो जाता है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिल्कुल सही है। आप मुझे एक चीज बात बताओ, इसमें अगर जैसे एक जनरल क्वेश्चन बता दें कि दो रेसलर्स हैं सपोज, अब वहां पर दोनों दो रेसलर्स हैं, दोनों यहाँ पे 60 kg के हैं और दोनों के ऑब्जेक्ट बीच में रखी है, तो क्या कोई उठा पाएगा? ऐसा फालतू का क्वेश्चन हम सोच रहे हैं नॉर्मली, जैसे हमारी जनरल थिंकिंग है, तो हमें लगेगा कि दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, दोनों में से वही जो टगिंग वार होती है उसमें क्या पॉसिबल है कि कोई उठा ले इसको? अगर दोनों इक्वली फोकस्ड है, सब कुछ बराबर है दोनों का, तो क्या इसे हिलाने की पॉसिबिलिटी है या कोई ले जाए? पॉसिबल नहीं। अब यही क्वेश्चन उसने डाल दिया, लेकिन वेट मेंशन ना करे, उनकी एबिलिटीज मेंशन ना करे, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन ओपन हो गया कि एक रेसलर, हमने पढ़ा है 60 किलो के दो रेसलर इसको नहीं हिला पाएंगे क्योंकि दोनों वहीं उसको बनाए रखेंगे अपनी फोर्स से। लेकिन अगर वो ये वाली कंडीशन ना लगाए तो हमारे दिमाग में आ तो सकता है कि एक रेसलर अगर 100 किलो का हुआ, या रेसलर में तो बच्चा भी हो सकता है, बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसकी मर्जी है, और अगर बच्चा है और एक बड़ा है तो हो सकता है जीतने के चांसेस बन जाएंगे, उठाने के चांसेस बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? आप सोच के बताओ। अगर वो ये ना बताए कि दोनों रेसलर 60 किलो के हैं, तो फिर तो तुम अपना दिमाग लगाओगे ना दो रेसलर पे कि एक 100 किलो का हुआ और एक 60 का हुआ, तो कौन जीत जाएगा? 60 वाला। तो वही फिजिक्स में दिमाग लगाना होता है, जब उसने ये कंडीशन नहीं लगाई स्ट्रेंथ की, तो अगर एक चार्ज बड़ा हुआ, देखो इसमें क्या होगा, अगर एक चार्ज पावरफुल है, हाईली चार्ज है, और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है लेकिन वो साइज में छोटा है, चार्ज डेंसिटी कम है फिजिक्स की टर्म में, तो अब क्या होगा, ये इसकी ऑपोजिट पोलैरिटी को इंड्यूस करेगा। अगर एक चीज और एडिशनली समझो, स्टूडेंट को लगता है कि जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? आंसर दो मेरे को। जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना तो 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं। लेकिन फिजिक्स में यही बात स्टूडेंट भूल जाता है, उसे लगता है कि इसकी सरफेस पे प्लस प्लस लगा दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आप क्या बोलोगे? इसके पास अभी भी हैं, लेकिन ये प्लस क्या बता रहा है? इट इज डेफिसिट इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। तो अब ये दोनों में क्या होता है, ये ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने नियर एंड पर इंड्यूस करेगा। क्या करेगा? इंड्यूस। और दोनों रिपेल करने की जगह क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट। और दोनों में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन। और उसके पीछे की फिजिक्स लिखोगे तुम, किसकी वजह से होगा बेटा? अट्रैक्शन ड्यू टू
इंडक्शन। क्लियर हो गया? इन दोनों में इंडक्शन क्यों नहीं हो सकता? Same. पावर सेम है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इंड्यूस कर देगा। बनाओ, कैन टू सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? यस। ये भी क्वेश्चन है क्योंकि 2 मार्क्स में। इफ अ चार्ज इज वेरी लार्ज इन साइज, मैं बहुत ही कम वर्ड्स में आंसर लिखवा रही हूँ। इफ अ चार्ज इज वेरी लार्ज इन साइज, और अपनी एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास के साथ लाएंगे, मतलब लाए हो आपने? If a charge is very large in size and have greater charge density, then it starts attracting a smaller body. Then it starts attracting a smaller, similarly charged body. Underline कर देना ये बात. Smaller, similarly charged body by inducing opposite polarity, क्योंकि हम इसे जनरल वे में आंसर को लिख रहे हैं, by inducing opposite polarity at the nearer end due to induction. अभी इसका फाइनल आंसर है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पर। ये डायग्राम बना दो। डायग्राम फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सारी कहानी डायग्राम से खत्म हो जाती है। टीचर लिखा हो तो पढ़ेगा ही नहीं, देखकर समझ जाएगा, आपकी नॉलेज है। बना लो ये डायग्राम। किसी की क्लास तो नहीं है बेटा? हाँ तो ठीक है, फिर मैं आज और क्वेश्चन नहीं करा रही। हाँ तो आप मुझे बता देना कि कितने बजे से स्टार्ट हो गई आज? 6 बजे। हाँ ठीक है, आप नोट कर लो, बस निकल जाना चलो। तो ठीक है बेटा, जिन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, देखो अगर इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।